जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि हमारा हैंडबुक सेशन चल रहा है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ एंड हाइजीन का जो है चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मानव शरीर है उसके कुछ पार्ट्स हिस्से उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या हमारे शरीर में होता है थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करेंगे। और कल हमारी वीडियो में थोड़ा साउंड का इशू था, थोड़ा साफ नहीं आ रहा था, तो आज हमने माइक नहीं लगाया है और बिना माइक के आज हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा कल की वीडियो में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन आज की वीडियो में कोई भी ऐसा इशू नहीं है क्वालिटी का या फिर साउंड का, इस तरह से कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को मैं बता ही रहा था कि अपना आप लोग अच्छे से तैयारी करें, किसी के भी मतलब आप किसी के लिए भी अपना टाइम जो है वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि जहाँ पे मैं पहले इंग्लिश पढ़ता था वहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हमारे टीचर चले गए और हम वहीं पे बैठे हैं, फिर बाद में फ़ोन आता था कि भाई आज मैं नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही हूँ, तो आज आपकी छुट्टी है। तो ऐसे कभी कभी आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उन चीज़ों से भी आपको बचना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी अपने टाइम की जो है इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और आप किसी के भी पीछे अपना जो है टाइम वेस्ट ना करें और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर आप जो है जोर दे सकते हैं। ठीक है, सादे जीवन उच्च विचार, इस तरह से आप अपना जो है ध्यान रख सकते हैं और अपना टाइम आप किसी को भी ऐसे ना दें। ठीक है, या फिर अपना टाइम किसी के पीछे वेस्ट ना करें। ठीक है, कभी कभी होता है कि जैसे कि कोई है, उसके लिए तो अपना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका टाइम उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, दूसरे के टाइम की वैल्यू नहीं समझते। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है और अपना टाइम आपको अपने आप ही यूज़ करना है, अपने टाइम की जो है इम्पोर्टेंस समझनी है आप लोगों को। ठीक है, और अपने जो है फैमिली मेम्बर, पेरेंट, उन सबको आपको अच्छे से रेस्पेक्ट करना है, ध्यान रखना है लोगों का। ठीक है, चलिए हम हमारा जो आज का टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी और हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन का जो है काफ़ी बड़ा पोर्सन है एंड बुक में, पेपर में भी काफ़ी बड़ा पूछ लिया जाता है, मिसलेनियस में भी कभी कभी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो 17-18 है, 17 और 18, तो पूरा डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। तो चलिए हम जो है अपना हैंडबुक सेशन बहुत ही कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही नज़दीक हम जा लिए हैं हैंडबुक सेशन को कंप्लीट करने के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से जो हम आपको बताते हैं वो सिर्फ आपको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए है, आप उसको सीरियसली ना लें। ठीक है, कि आपने बिल्कुल ही मतलब सीरियस ले लिया, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है कि आप अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझें। ठीक है, और ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी टाइम ना दें जो टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। ठीक है, कभी कभी होता है कि भाई हमने किसी को टाइम दिया लेकिन वो उस जो टाइम की है इम्पोर्टेंस नहीं समझते। ठीक है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बनाए रखनी है। अगर कोई काम ऐसा है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या आपको हर्ट करता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना हैंडबुक सेशन स्टार्ट करते हैं। जय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर, मानव शरीर और हेल्थ एंड हाइजीन। तो एच पढ़ेंगे और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे बोलते हैं मानव शरीर रचना और कार्य। तो ये दोनों चैप्टर आज हम क्लियर करेंगे। मानव शरीर और रचना एवं कार्य से इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे उसमें पढ़ना है और क्या आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है मांसपेशियां। मांसपेशियां, तो मांसपेशियां में आपको पढ़ना है कि मांसपेशियां 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां, नंबर 2 पर होती है अनैच्छिक।
तो दोस्तों एक होती है अनैच्छिक मांसपेशियां। तो ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, और अनैच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। तो अनैच्छिक मांसपेशियां में आती है जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन या हृदय की मांसपेशियां। और ऐच्छिक में आती है जैसे कंधे और भुजाओं की मांसपेशियां। तो ये तो है मांसपेशियों से रिलेटेड, आपको ये पढ़ना है मांसपेशियां। इसके बाद में आता है इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका क्या क्रम होता है पाचन तंत्र का। तो हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र का क्रम। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र का क्रम। पाचन तंत्र का क्रम। तो सबसे पहले आता है इसमें मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय। तो पाचन तंत्र का क्रम बताया गया है, हैंडबुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज वाला सेशन भी। तो यह है पाचन तंत्र का क्रम। अब हम देखेंगे कि अब मैं आपको लिखवाऊंगा रक्त के कार्य। रक्त के मैं आपको 5 कार्य लिखवाऊंगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि रक्त के कार्य क्या है, क्योंकि जो जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अधिकतर टॉपिक पेपर में आए हुए हैं। तो आप दोस्तों ये मत सोचना कि ये जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है तो ये पेपर से रिलेट नहीं करता, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखेंगे रक्त के कार्य। रक्त के कार्य। नंबर 1, भोजन के बचे हुए पोषक रसों को शरीर के सब भागों में पहुंचाना। शरीर के सब भागों में पहुंचाना। नंबर 2, ऑक्सीजन
ग्रहण करके सारे शरीर में वितरित करना। नंबर 3 देखते हैं। रोगाणुओं से लड़कर शरीर निरोग बना। नंबर 4 घाव व चोटों आदि की मरम्मत करना। नंबर 5 शरीर को ताजगी एवं सौंदर्य प्राप्त करना। तो दोस्तों रक्त के 5 कार्य मैंने आपको लिखवाए हैं ब्लड। तो आपको इन्हें नोट कर लेना है 5 के 5 को। तो दोस्तों हमारे तो यही एक मुहिम है इस सेशन को चलाने की कि हैंडबुक से एक भी चैप्टर न छूटे, क्योंकि मैं भी एनसीसी कैडेट रहा हूँ, मैं एक्स कैडेट हूँ एनसीसी से, मैंने भी सी सर्टिफिकेट किया है, ए भी किया है, डी भी किया है। तो मैंने भी 5-6 साल एनसीसी की है। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि खुद भी मैं उस टाइम पर जब हम पहले पढ़ते थे एनसीसी में, तो हम खुद भी ये गलती करते थे कि हैंडबुक में से बस पढ़ लेते थे एफसीबीसी, वेपन ट्रेनिंग, बाकी और सभी हैंडबुक लास्ट तक छोड़ देते थे। कम्युनिकेशन पढ़ लेते थे, ये इकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर रिलीजियस, इंडियन रिलीजियस एंड नेबर कंट्री, ये सब छोड़ देते थे। तो दोस्तों वह गलती न करे कोई कैडेट। तो उसके लिए हमने सेशन चला है ताकि सभी कैडेट पूरी हैंडबुक को एक बार पढ़ लें। अगर उसे रीडिंग करने में दिक्कत आती है तो हमने सेशन चला है, इस सेशन को देखने से भी आप हैंडबुक कवर कर रहे हो। या मत सोचना आप कि हम टॉपिक छोड़ आपको पढ़ा रहे हैं। हम वे टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो पेपर के अंदर आते हैं, जो पेपर में आते हैं हर साल। तो आप हैंडबुक को कवर कर रहे हो हमारे साथ, और हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक कैडेट इसका लाभ उठाएं। तो चलो दोस्तों, आपने अगर इसे नोट किया हो आप नोट कर लीजिएगा इसे जल्दी से, फिर हम देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपने नोट कर लिया हो रक्त के कार्य, तो और अभी आगे भी देखेंगे और भी हम क्वेश्चंस। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। आपकी दोस्तों पेपर में राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास कंटेंट है, आपको नॉलेज है, और आपके पास राइटिंग स्पीड नहीं है, आप स्पीडली नहीं लिख सकते हो, तो ये आपके लिए काफी वीक पॉइंट होगा, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी आता है। ना बड़ा लेंथी पेपर भी नहीं आता जितना काफी कैडेट्स बोलते हैं कि बहुत बड़ा लेंथी पेपर आता है, तो इतना लेंथी भी नहीं आता। लेकिन हाँ, लेंथी पेपर आता है सी सर्टिफिकेट का, तो आपको राइटिंग स्पीड की काफी ज्यादा एडवांटेज है। जिसके पास राइटिंग स्पीड है वो पेपर जल्दी कर लेता है। आपके पास दोनों चीज होनी चाहिए, कंटेंट प्लस राइटिंग स्पीड। तो अब हम दोस्तों इसमें से इतना ही था, बस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से इतना कोई खास नहीं था इसके अंदर। मैंने आपको बताया पाचन तंत्र, रक्त की मांसपेशियां बताई हैं 2 प्रकार की। अब हम देखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन। तो हेल्थ एंड हाइजीन में काफी सारी चीजें आती हैं।
तो हेल्थ एंड हाइजीन में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता किसे बोलते हैं। तो स्वयं स्वयं की साफ सफाई रखने को ही व्यक्तिगत स्वच्छता बोलते हैं। तो हम दोस्तों मैं अभी इसके बाद में इसे डिफाइन करूंगा व्यक्तिगत स्वच्छता। पहले हम इसमें हमें देखना है, एक टॉपिक है इसके अंदर, हमें दो चीज पढ़नी है इसके अंदर। एक तो पढ़ना है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य इसे बोलते हैं स्वास्थ्य, और हाइजीन को बोलते हैं स्वच्छता। तो अभी देखते हैं हम पहले देखेंगे हम कि जल को दूषित होने से रोकने के उपाय। जल से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने अब बता रहा हूँ क्वेश्चन ही है ये, 5 पॉइंट का मैं आंसर करूंगा। जल को दूषित होने से रोकने के उपाय क्वेश्चन। तो 5 पॉइंट में हम इसका आंसर करेंगे। हैंडपंप होता है दोस्तों, से केवल पीने का ही पानी ले, पीने का पानी ही लें, वहां पर स्नान व कपड़े न धोएं। ये दोस्तों हैंडपंप होते हैं, गांव में भी होते हैं, शहरों में तो अभी खत्म ही हो गए हैंडपंप, गांव में लेकिन अभी बहुत हैंडपंप है, हर घर में हैंडपंप मिल जाता है। तो हैंडपंप से केवल पीने का पानी ले, वहां पर स्नान व कपड़े न धोए, क्योंकि उससे पानी दूषित होता है। दूसरा पॉइंट, अगर वहां से हम स्नान या कपड़े भी धोते हैं, उसका ले पानी लेकर हम उससे थोड़ा दूर करें इसकी जगह, क्योंकि हैंडपंप काफी स्वच्छ चीज मानी जाती है गांव के अंदर। जो कुएं होते हैं, कुओं में मिट्टी युक्त बर्तन ने डाल। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कुएं की बात कहां से आ गई। तो कुएं अभी भी हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर काफी गांव है, राजस्थान में है या कहीं भी दूर दराज के गांव, वहां पर अभी भी कुआं से पानी निकाला जाता है। तो कुओं में मिट्टी युक्त बर्तन नहीं डालने चाहिए। अगर आप ये भी पॉइंट लिखोगे तो इस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड पॉइंट है। नंबर 3, घरों में पेयजल को ढककर रखें, यानी कि जो पीने का पानी है उसे ढककर रखें। नंबर 4, पानी को बर्तन से, जिस बर्तन में पानी है बर्तन से गंदे हाथों से न निकालें। नंबर 5 पॉइंट देखते हैं, पानी केवल उतना ही लें जितना आवश्यक हो।
फिर मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं कि जल को दूषित होने से रोकने के उपाय क्या क्या है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट में इसका आंसर करके दिखाया। आपको पेपर में भी ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है अपने आंसर, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर लिखना काफी अच्छा माना जाता है एनसीडी के पेपर में। अगर आप लिखते हो पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ तो उसमें काफी दिक्कत होती है, अब आप अपनी बात को क्लियर भी नहीं कर सकते। तो इसमें हम हर पॉइंट को अगर हम अच्छे पॉइंट लिखते हैं तो काफी इफेक्ट पड़ता है और चेक करने वाले को भी काफी आसान रहता है और हमारा पेपर भी जल्दी ही हो जाता है। इससे इससे हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ती है पॉइंट लिखने से, क्योंकि अगर हमारा पॉइंट छोटा है, जैसे मैंने आपको लिखा है कुओं में मिट्टी युक्त बर्तन न डालें, एक छोटा पॉइंट है, तो यहीं पर ही हमारी ये लाइन फिनिश हो गई। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते तो आप पूरी लाइन पहले लिखते, फिर दूसरी लाइन पूरी लिखते, फिर तीसरी लाइन पूरी लिखते, तो उसमें अच्छा नहीं रहता। अब जैसे हमारी पहली लाइन तो पूरी हो गई लास्ट तक, अब दूसरा पॉइंट था वो हमारा छोटा पॉइंट था तो हमने छोटा लिखा, तीसरा पॉइंट भी छोटा था, तो फिर उससे हमें लाइन भरने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने पॉइंट देना है पेपर में, दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन फिनिश होगा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फिर ऐसे नहीं करना कि पैराग्राफ वाइज हम पेपर भर के चल रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई एडवांटेज ही नहीं है पेपर के अंदर। अब हम देखेंगे दोस्तों जल स्वच्छीकरण। जल स्वच्छीकरण में हम कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि जल को स्वच्छ करने की, यानी कि जल को साफ करने की विधियां। तो जल को साफ करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, अभी हम देखते हैं। दोस्तों कल की वीडियो में साउंड की काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज हमने कोशिश की है कि हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करें। तो आप आज हमें बताना कि आज साउंड कैसा आ रहा है। वैसे हमने साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है, बाकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये हमने खुद चेक किया है कल। लेकिन साउंड की प्रॉब्लम जरूर आ रही थी, उसमें एक्स्ट्रा साउंड, बैकग्राउंड साउंड आ रहा था, तो आज हमने कोशिश की है कि वो न आए। अब हम देखेंगे जल स्वच्छीकरण। तो जल स्वच्छीकरण में जल को साफ करने के तरीके, जल को साफ करने की विधियां। तो कौन कौन सी विधियां है जल को साफ करने की, वो हम देखेंगे। पहली तो है उबाल कर, यानी कि पानी को उबालकर हम जल को साफ कर सकते हैं। नंबर 2 है क्लोरीन मिलाकर। नंबर 3 है तल छटीकरण द्वारा, नंबर 4 है एल्यूमिनोफोरिक मिलाकर। और नंबर 5 है आरओ 2। नंबर 6 है फिल्टर 2। ये सभी चीजें हैं। इसकी जगह आरओ की जगह आप लिख सकते हैं वाटर प्यूरिफायर। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जल को स्वच्छ करने की क्या क्या विधियां हैं, तो 5 पॉइंट है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कैंप में हम साफ सफाई का बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं। यह आता है कि कैंप में साफ सफाई का बंदोबस्त करने के लिए कुछ पॉइंट लिखो, या 5 तरीके बताओ या 10 तरीके बताओ। तो क्या ऐसे आता है कि हमें कैंप में साफ सफाई हेतु तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या कार्य हमें करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम अब एक क्वेश्चन करेंगे कि हमें कैंप में साफ सफाई का बंदोबस्त किस प्रकार रखना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपने ये सब चीजें लिख ली हो तो अब मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर क्या हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता हो जो हमारा हेल्थ एंड हाइजीन है उसका भी काफी बड़ा एडवांटेज है, पेपर के अंदर काफी काफी क्वेश्चन आते हैं इससे भी, और काफी बड़ा पोर्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन मीडियम पोर्शन है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग इनसे तो बड़ा ही है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कैंप में सफाई का बंदोबस्त, कैंप में सफाई का बंदोबस्त, अंग्रेजी में से बोलेंगे दोस्तों हाइजीन इन कैंप। कैंप में क्या हाइजीन होती है, क्या स्वच्छता होती है, तो मैं इसके ऊपर आपको कुछ एक पॉइंट लिखवाऊंगा। पानी का पर्याप्त प्रबंध हो। और दोस्तों आपका मैं एक डाउट और क्लियर कर दूं, कुछ कैडेट्स हमसे पूछ रहे थे कि जो हम ये लाइव क्लास कर रहे हैं या जो हम क्लास कर रहे हैं डेली 8 PM पर होती है हमारी क्लास रात को, तो कुछ कैडेट्स सोच रहे थे कि ये क्लास लाइव होने के बाद हमें दिखाई नहीं देगी। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, डिफेंस न्यूज एनसीसी पर, वहां आपको ये सभी क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइव होने के बाद में हाइड कर देंगे हम या कुछ नहीं है दोस्तों ऐसा। आप हर चैप्टर को, हमने शुरू में दी एनसीसी की क्लास ली थी और आज हमारा अप्रोक्स 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारी हर वीडियो देख सकते हो, उसमें सभी मिल जाएगी आपको। आर्मर्ड फोर्सेस, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एफसीबीसी, सब चीज, हर चीज मिलेगी दोस्तों आपको, जितने हमने अभी तक चैप्टर कराए हैं। और डेली 8 PM पर तो हम क्लास ले ही रहे हैं। और मैंने आपको पहले एश्योर कर दूं कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है हम सी और बी सर्टिफिकेट के पेपर से पहले इसे खत्म कर देंगे। इसे 3 से 4 दिसंबर में हमारे 3 से 4 फेब में ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं पानी का पर्याप्त प्रबंध हो, भोजन की सफाई तथा सुरक्षा। नंबर 3, हवा आना जाना ठीक हो, हवा आना जाना ठीक हो। नंबर 4, कपड़े धोने नहाने तथा बर्तन साफ करने हेतु पर्याप्त प्रबंध हो, अलग अलग स्थान नियत हो, अलग स्थान नियत हो। नंबर 5, कूड़ा करकट दूर फेंका जाए, कूड़ा करकट दूर फेंका जाए। नंबर 6, कैंप के आसपास की सफाई, कैंप के आसपास की सफाई। नंबर 7, कैडेट्स की व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन पर भी विशेष ध्यान
दिया जाए। यानी कि कैडेटों को हम पर्सनल हाइजीन रखने के लिए जागरूक करते रहे कैंप में कि कैडेट्स प्रॉपर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रख रहे हैं, नहीं प्रॉपर नहा रहे हैं, अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर कैडेट्स बीमार होते हैं या होते हैं तो या उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो उसका कारण होता है स्वच्छता न होना कैंप के अंदर। क्योंकि काफ़ी कैडेट्स कैंप में उसमें रहते हैं कि भाई अभी हम आराम कर लें, लेजीनेस फील करते हैं, तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं एनसीसी कैंप से रिलेटेड, आप इन्हें सभी को नोट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें नेक्स्ट क्या चीज पढ़नी है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद मैं आपको दोस्तों लिखवाऊंगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे बोलते हैं वो मैं आपको इसके बाद में लिखवाऊंगा। और अब हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर हम अब बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ कैडेट्स की मांग आ रही है कि भाई आप अंग्रेजी में इंग्लिश के अंदर भी सेशन करिए। तो दोस्तों हम ट्राई करेंगे अगली बार कि हम आपको एक अंग्रेजी का सेशन भी प्रोवाइड कराएं, ऐसी बुक का जैसे हैंड बुक का चल रहा है। तो हम एनसीसी की एक पूरी सीरीज इंग्लिश में भी लाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और कल कैडेट्स का मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वे कैडेट बोल रहे थे कि आप हमें टाइम मैनेजमेंट है या पेपर के लिए किस प्रकार तैयारी करें, क्या गलती ना करें, क्या क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, किस किस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, इससे रिलेटेड कल मैं पढ़ रहा था कि इससे रिलेटेड भी आप एक सेशन लीजिए या एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कल ही डिसाइड किया था कि आई विल टेक अ सेशन ऑन दिस। तो मैंने वहाँ पर रिप्लाई भी किया था कि हम इस पर भी एक सेशन लेंगे। और वैसे भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ये सेशन ख़त्म होने के बाद, यानी कि हैंडबुक सेशन ख़त्म होने के बाद हम 1-2 वीडियो उसके ऊपर भी लेंगे कि कैसे कैसे आपको क्या गलती करनी चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए और किस किस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे, सेपरेट सेशन। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। प्रिपरेशन आप बीच में मत छोड़िए। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैडेट्स अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम तो लास्ट मोमेंट पर पढ़ लेंगे, लास्ट मोमेंट में तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो बी प्रिपेयर एंड बी केयरफुल अबाउट दी एनसीसी एग्जाम। और अपने ड्रिल पर भी ध्यान देते रहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको कुछ ना कुछ तो शो करना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें भोजन के समस्त अवयव हो तथा पोषक तत्व भी शरीर के अनुसार हो। क्या बोला जाता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार।
तो अगर आपको दोस्तों संतुलित आहार बैलेंस डाइट की आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक विटामिन या भोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, क्या क्या आपको विटामिन से कौन कौन सी विटामिन से क्या क्या रोग होता है उसमें मैं बताऊंगा। तो भोजन के मुख्य तत्व जो मैंने यहाँ लिखा है ना, भोजन के समस्त अवयव, तो ये कौन कौन से अवयव है? तो भोजन के अवयव कौन कौन से अवयव हैं उसे हम यहाँ देखेंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वसा को हम बोलते हैं इंग्लिश में फैट। ये तीन अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये तीन अवयव होने चाहिए हमारे भोजन में। तो ये मैंने आपको दोस्तों बताया है कि संतुलित आहार किसे बोलते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन से क्या रोग होता है। आपको रोग का नाम दे दिया जाएगा या आपको विटामिन का नाम दे दिया जाएगा कि अगर इस विटामिन की कमी होती है तो कौन सा रोग होगा, और या यह रोग है तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होगा। तो जल्दी से दोस्तों इसे नोट करिए, फिर हम विटामिन के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आपने दोस्तों से नोट कर लिया हो तो अब हम देखते हैं कि विटामिन के बारे में हम अब देखें। तो विटामिन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए के कारण जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी आंखों का रोग होता है जो विटामिन ए के कारण होता है। नंबर 2 देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के कारण जो रोग होता है दुर्बल हो जाते हैं, व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा, यानी कि वीक हो जाता है, वीक। बेरी रोग हो जाता है, बेरी। और भूख कम लगती है, तो ये विटामिन डी के कारण रोग होते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के कारण क्या रोग होते हैं? इसके कारण स्कर्वी रोग होता है। ये विटामिन के कारण त्वचा संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी व हड्डियों संबंधी रोग होते हैं। इस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, और त्वचा तथा हड्डियों संबंधी बीमारी होती है। अब हम देखेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी के कारण जो रोग होता है
सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग होता है। और विटामिन डी किससे मिलती है हमें? सूर्य से। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, सूर्य, सन द्वारा, सन पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं बाकी बची हुई विटामिन यहाँ लिखा देता हूँ आपको। विटामिन ई, विटामिन ई और विटामिन के। ई के कारण जो रोग होता है, विटामिन ई है जो प्रजनन संबंधी है, प्रजनन संबंधी। और विटामिन के है जो वो रक्त, यानी कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने में कमी आती है अगर विटामिन ई की, विटामिन के की कमी है। तो विटामिन से संबंधी ये सब चीजें हैं, आपको इन्हें सबको नोट कर लेना है। विटामिन संबंधी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों अगर आपने विटामिन लिख ली हो तो अब हम देखेंगे इसमें क्या चीज बची हुई है। वैसे तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है कंप्लीटली, लेकिन अब हम देखते हैं इसमें एक दोस्तों इसके अंदर आता है कि रोगों का वर्गीकरण, यानी कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, अगर आपने विटामिन लिख लिया हो तो अब हम देखते हैं रोगों का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया विटामिन डी सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है, तो यह पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। तो अब हम देखेंगे रोगों का वर्गीकरण। रोगों का वर्गीकरण, तो रोगों का वर्गीकरण है भोजन तथा पेय पदार्थों द्वारा। नंबर 2 देखते हैं, वायु द्वारा। नंबर 3 देखते हैं, कीटों द्वारा। नंबर 4 संपर्क द्वारा। नंबर 5 अन्य। मैं आपको कुछ उदाहरण भी लिखवाऊंगा इसमें, जैसे भोजन तथा पेय द्वारा होता है हैजा, टाइफाइड, वायु द्वारा होता है चेचक, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि। कीटों द्वारा होता है मलेरिया, डेंगू, फलेरिया आदि। और संपर्क द्वारा होता है दाद, खुजली, एड्स आदि। अन्य रोग होते हैं जैसे चोट व घाव आदि। तो ये मैंने आपको लिखवाया है रोगों का वर्गीकरण। तो रोगों का वर्गीकरण आपको पूरा पढ़ लेना है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 20 सर्टिफिकेट के पेपर में, तो तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया है। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, हेल्थ एंड हाइजीन, और मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी थोड़ी सी बताई है। तो इट्स एनफ फॉर यू एंड इट्स एनफ फॉर एनसीसी एग्जाम। सो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें से किन किन टॉपिकों में से क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी है इसमें से बहुत सारे बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये सब कंपटीशन में भी पढ़ेंगे अपना। ठीक है, जब हम किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का जो अटैम्प्ट करेंगे उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे कि मानव शरीर आपको कम्प्लीटली पढ़ने ना है। ठीक है, जो उसके कुछ अंग हैं, थोड़ी हड्डियाँ हैं, जितने भी सिस्टम हैं जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त के कार्य, रक्त के प्रकार, ये सब आपको पढ़ लेना है। रक्त के भाग, ठीक है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, वो आपको सब पढ़ लेना है। ग्रंथि कौन कौन सी है, कहाँ है, कैसे है, सब कुछ। शरीर के सभी अंग क्या कार्य करता है वो सब। भाग भी पूछ लेगा आपसे। शरीर के सभी तंत्र, जितने तंत्र है शरीर में वो सब आपको पता होना चाहिए। हड्डियाँ, जॉइंट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कि मानव शरीर के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको, ठीक है, पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, मानव शरीर के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा पढ़ना है। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, उसका पूरा पढ़ लेना है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई इनमें से ही पूछा जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जॉइंट का पूछ लेगा आपको। ठीक है, कभी कभी आपसे कह देगा कि आप मांसपेशी के बारे में लिखिए, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मांसपेशी के भाग आपसे पूछ लेगा। ठीक है, वो सब स्ट्रेस किसे कहते हैं ना, वो सब इसमें आ जाता है। कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम हमें होती है वो सब इसमें आ जाता है। जैसे इसका कुछ भाग हम नर्सिंग में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसका। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, कितनी हड्डियाँ होती है, कितना पानी होता है, कितना ब्लड होता है, किस अंग का क्या कार्य है। ठीक है, सब आपको जो है पता होना चाहिए। जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, हड्डियाँ कितने प्रकार की होती है, फ्रैक्चर कितने प्रकार के हैं, तो वो सब आपको जो है इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा हुआ है हेल्थ एंड हाइजीन का। पहला जो है स्वच्छता किसे कहते हैं, स्वच्छता के प्रकार। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, नीति, अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या तत्व हैं, रोगों से बचाव, रोगों के कारण, जल साफ करना, संतुलित आहार, भोजन के तत्व, रोगों का वर्गीकरण, कुछ रोगों के नाम में प्रभावित अंग, कुछ रोगों के नाम और जो कारण सहित आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसमें विटामिन, प्रोटीन आप सब याद करना है। ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, फैट, सब आपको जो है कंप्लीटली इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके स्रोत आपको पता होना है, सोर्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक है, इसमें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दो टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें कोई फिक्स चीज़ नहीं है पूछने वाली। ठीक है, पूछ लेगा कि आप अपने आप को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, स्वच्छता पर टिप्पणी लिखिए, कैंप में स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेंगे, वो सब अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन लैंग्वेज वाले बन जाते हैं। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यही जो है पढ़े जो मैं लिखा रहा हूँ, ये तो आपको पढ़ना ही है। साथ में इससे अलग भी आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब इनके सोर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, प्रभावित ये कंजक्टिवाइटिस है आपको करो, वो आपको बहुत दे देगा। ठीक है, ये आपको दे देगी जो कंजक्टिवाइटिस है भाई, वो किस अंग को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो है ये सब आपको पढ़ना है। दोनों चैप्टर आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए। लैंग्वेज, ठीक है, बहुत चीज़ें आपसे पूछ लेगा। भोजन के तत्व क्या है, भोजन के प्रकार लिखिए। तो आप इसको नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों आप इसको जल्दी से नोट करिए। मैं फिर आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों चैप्टर कंबाइंड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कुछ भाग हमें फर्स्ट आइटम में भी पढ़ने को मिलेगा, नर्सिंग वाले चैप्टर में इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। कभी कभी आपसे कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के तत्व कि आप अपने आप को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, घर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं।
पूरा जो चैप्टर है वो स्वच्छता पर ही है, ठीक है, हमारी खुद की स्वच्छता, आसपास की, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं आंसर पता है तो सब एक बार इसको बता सकते हैं। अगर आप इसके सबके आंसर जो है पता है आपको, इनको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको रोगों के नाम विद कारण, इफेक्टिव पार्ट, कौन सा इफेक्टिव होता है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार, तत्व इसके, भोजन के तत्व, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा इंस्टेंट एनर्जी देता है एकदम खाने के तुरंत बाद, ठीक है। और सोर्स आपको पता होना चाहिए, सारे विटामिन, प्रोटीन कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। शरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी के बारे में, एनाटॉमी अंदर से पूरा, ठीक है। एनाटॉमी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट, छोटे हाथ, बड़ी हाथ, शरीर के मैंने पूरा इसमें लिख दिया है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, कुछ नहीं छोड़ना इसमें भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों। जल्दी से नोट करिए आप सबको। अगर आप इन सब के आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं उसको। और डेली 8 बजे रात को आपको वीडियो का लिंक मिल जाता है। रोगों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रोगों का वर्गीकरण, रोग फैलते कैसे हैं, रोगों से बचाव, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के तत्व, अच्छे मस्तिष्क के तत्व, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन में बहुत बार कभी कभी टिपिकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आप इसको नोट करिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, हेल्थ एंड हाइजीन, पूरा जो टॉपिक है, कुछ नहीं छोड़ना इसमें, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन का कोई भी हाथ पैर नहीं मैं मानता इसके अंदर, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। ह्यूमन बॉडी इतनी बड़ी है, कितने पार्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और ये हम आपको सिर्फ मार्च तक करा रहे हैं, ठीक है। अंटिल आई पास्ड BSc, आफ्टर BSc आई विल टीच हियर फिजिक्स, ठीक है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उसी को हम टीच करेंगे। ये MCC का सिर्फ मंदिर पढ़ाएगा, आई विल नॉट टीच यू, ठीक है। तो आप ये पढ़िए जल्दी से, फिर हम जो है इसको क्लोज करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको यहाँ से नोट करिए।
करिए। और इसके बाद हम एक सेशन लेंगे कि सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजी क्या है। वैसे इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है सी सर्टिफिकेट का, लेकिन आपकी थोड़ी सी अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि पेपर आपको ही अटैम्प्ट करना है, आप ही को आंसर देना है, लेकिन हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि भाई क्या बेटर रहेगा व्हेन यू विल गेट योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जब आपको पेपर मिलेगा उसके बाद कैसे आपको आंसर को एडजस्ट करना है वो सब हम करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल गया है, उसका आंसर आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उसका भी हम बताएंगे आपको पूरा, ठीक है। और वो सेशन हम कल या परसों तक आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट के आसपास सेशन रहेगा आपका कि तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो पहले आपको नोट करिए, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको सेशन जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे, आप सब इसको नोट करिए। और जो है मिलेंगे हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको पूरा पढ़ना है, दोनों चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो चैप्टर के अंदर, छोटे से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ सब पढ़नी है आपको, ठीक है। इसमें आपका हेयर कट, नेल, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, व्यक्तिगत स्वच्छता है, वो सब आपको जो है पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जो है अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, इसके साथ साथ